अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे कि गुल्लू भट्ट ने पीटीआई का जलसा नाकाम बना दिया। गुल्लू भट्ट का इस जलसे के साथ क्या ताल्लुक़ है। दूसरा इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन ख़बरें आ रही हैं। ये क्या मामला चल रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर हम बात करेंगे। हम बात ही कर सकते हैं। और जो तीसरा इशू है वो जो जनरल फैसल नसीर हैं और जनरल फैज़, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या निस्बत है इनकी आपस में, इस पर हम आपको बताएंगे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी एमनेस्टी स्कीम चल रही है, आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन उस तो बाद थोड़ी खैर नहीं। और जो दूसरा इशू है वो टल्ली ऑन कर लें और मैं प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आपने सुना होगा बल्कि देखा होगा कि लाहौर में जो हो रहा था, आज लोगों को अच्छी इंटरटेनमेंट मिली। लेकिन यह है कि लाहौर में जिस तरह का जलसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह का जलसा हुआ नहीं है। एक तो इनको जो जगह दी गई थी वो लाहौर से बाहर ही थी, वो मंडी मवेशियाँ थी। इनको अब जो है ना, एक मंडी मवेशियाँ से दूसरी मंडी मवेशियाँ तक का सफ़र होता है। पहले जो संगजानी में इधर इस्लामाबाद में जिस जगह का इंतखाब किया गया था वो भी मंडी मवेशियाँ थी। अब जो लाहौर में काना की तरफ है उधर भी मंडी मवेशियाँ थी, जो इनको जगह दी गई थी कि आपने उधर जाके बैठ के जलसा करना है और फ़लाँ टाइम तक आपने उधर पहुंचना है, फ़लाँ टाइम के बाद आपने उधर नज़र नहीं आना। फिर उधर इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी। फिर जो है वो देखने वाले बताते हैं कि जो भागने वालों में लीडर आगे थे और कारकुनान पीछे थे। लीडर्स को ये था कि कहीं को पुलिस वाले उनको पकड़ कर ना ले जाएँ। तो इस तरह के मामलात हुए लाहौर में। बाकी जलसे में क्या हुआ, जलसे में कोई इतना टर्न आउट था नहीं। कोई ओवरऑल ना लाहौर जड़ा ना गल नहीं बनी। अब ये देखें कि लाहौर वो जगह है कि जिधर से इमरान खान का एक बाकायदा अरूज का आगाज़ हुआ था कि जब 30 अक्टूबर 2011 में लाहौर का जलसा अरेंज किया गया था। वो इमरान खान जिनके साथ 200 बंदा इकट्ठा नहीं होता था उनकी बात सुनने के लिए उधर जो है उस टाइम को 50,000 बंदा इकट्ठा हो गया। और एक जो है बाकायदा इमरान खान की एक पार्टी को एक फार्मल तरीके से लॉन्चिंग जो है वो 2011 में हुई। फिर इमरान खान ने मुड़कर नहीं देखा पीछे। लेकिन यह है कि जिन्होंने सब कुछ कराया वो बार बार मुड़कर देख रहे हैं कि ये हमने किया गया था। खैर, अब यह है कि इस दफ़ा जो जलसा है उसमें कोई मज़ा नहीं आया। यानी कि लाहौर से जो मुझे इतलात आ रही हैं, मैंने ऐसे लोग जो पीटीआई के हमदर्द हैं उनसे भी पूछा है, लेकिन जो ज़रा कोई इंडिपेंडेंट राय दे सकते हैं वो कहते हैं कि इस दफ़ा ना कोई गल बनी नहीं। मैंने कहा कि चलें कुछ संगजानी से कोई कंपैरिजन कर लें, जो इस्लामाबाद में जलसा था। उन्होंने कहा ये संगजानी नाल भी रही ऐसी। अच्छा, ये बात मेरे लिए ख़ुद हैरान कुन है कि लाहौर में अगर फॉर अ मोमेंट, यानी कि मैंने उधर जर्नलिस्ट टाउन से भी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि लाहौर में कोई इतना कोई नाका वगैरह हमें नज़र नहीं आया। जो मेट्रो है वो भी चल रही थी। तो कम से कम जो लाहौरिये जो हैं, यानी कि इमरान खान के साथ जिनका दिल धड़कता है, उन्हें तो बाहर निकलना चाहिए था। तो वो पता नहीं घर में बैठ के जो है इनकलाब कोई लूडो पे खेलते रहे हैं या क्या करते रहे हैं, लेकिन उधर जो है ना वो मेला मवेशिया में कोई नहीं पहुंचा। तो एक तो ये हुआ। और फिर जो गवर्नमेंट ने फ़िगर्स दिए हैं ये तो बड़ी हैरानकुन है। मैं वैसे गवर्नमेंट की फ़िगर्स जो हैं उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि कोई लाहौर से कोई 1500-1600 को लोग जो हैं वो आए हैं। गुजरांवाला से कोई 85 के करीब लोग आए हैं। फैसलाबाद से कोई 80 के करीब आए हैं। साहिवाल से कोई 32-33 आए हैं। मुल्तान से जो है कोई 160 के करीब लोग आए हैं। डीजी खान से कोई 150 लोग आए हैं। तो ये वाली बातें मुझे हज़म नहीं हो रही। और यानी कि इसलिए नहीं हो रही कि एक सुनने में तो इमरान खान का बड़ा ज़िक्र आता है, तो ये लोग निकले क्यों नहीं हैं? या तो फिर ये दिल उनके साथ हैं, दिमाग किसी और के साथ हैं। और दूसरा फिर यह है कि इतना ज़्यादा कोई रुकावटें जिस तरह संगजानी के हवाले से सुनने में आती थी उतनी वो नहीं है। मुझे एक बात याद आती है कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो उससे कुछ देर पहले की बात है कि कोई एक बंदे से मैं पूछ रहा था कि ये बात हो रही थी जी कि आईएसआई वाले न्यूट्रल हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। और आपको पता है कि इमरान खान उस टाइम समझता था कि न्यूट्रल हो गए हैं, इसलिए यानी कि वो जब इनको कहते थे ना हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो इमरान खान जो है उनको टांट करते थे। वो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ठीक है। तो आजकल ये कहते हैं जी कि आईएसआई निकल जाए, वो उस टाइम निकली हुई थी, इनको ये दोबारा लेकर आए हैं। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। यानी कि असल में बातें कभी दरमियान में इतनी आ जाती हैं कि मुझे दिल करता है कि मैं सारी बातें करूं, लेकिन टाइम थोड़ा होता है। तो अब यह है कि मैंने उस टाइम किसी से पूछा, मैंने कहा जी न्यूट्रल का क्या मतलब है। तो उसने मुझे मतलब जो समझाया वो ये था, उसने कहा जी कि पहले ये नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले, ख़ास तौर पे नून लीग वाले, पंजाब की बात हो रही थी,
उसने कहा कि जब ये लोग जलसे वगैरह के लिए निकलते थे तो इनके जो लीडरान हैं उनको हम पकड़ लेते थे, या जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते थे कि इनको कहीं निकलने नहीं देना। इसी तरह कोई और जो है कोई लाठी चार्ज किया तो लोग जो हैं वो सारे अपने घरों में चले जाते थे। उसने कहा कि अभी उनको कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, बंदे प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि हम उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं कि अगर आप बंदे निकाल सकते हैं तो निकाल आएँ। ये उस टाइम की बात है, मैं जो अदम एतमाद के टाइम की बात कर रहा हूँ। अब यह है कि इसी तरह जो पीटीआई है, पीटीआई के हक़ में जब ये चीज़ें हो रही थी तो उस टाइम तो ये हर तरफ से जो है ना एक फतूहात का सिलसिला इनका जारी होता था, चीज़ें तोड़ते जाते थे, कोई चीज़ सलामत नहीं होती थी। और आखिर में इमरान खान जो हैं आलम मुस्लिम उम्मा के लीडर, वो उनका ख़िताब होता था और वो कहते थे कि हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा। पता नहीं शायद गमले की बात करते थे, गमला नहीं तोड़ा और बाकी चीज़ें तोड़ी हैं। अब आलम यह है कि अब उन्होंने इनको चैलेंज दिया कि पुत्र जलसा करके बहाओ, तो अब जो है वो संगजानी का जलसा जो है उसके बाद मेरे ख्याल है कि बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं कि बाहर निकलने का क्या फ़ायदा, हमने जलसे तक पहुंच नहीं पाना। मैं नहीं ये समझता कि लोग आना नहीं चाहते, आना चाहते होंगे, लेकिन यह है कि उसमें इतना ये वो तड़ नहीं है, यानी कि इतना दम हम नहीं है कि वो सोचें कि रास्ते में हम कोई डंडे वगैरह खाएँ। वो कहते हैं कि हम घर बैठे जो है जब इनकलाब आने वाला होगा हम उस टाइम निकलेंगे, हम अभी क्यों निकलें। लेकिन यह है कि इसका जो एक नुक्ता रूज था आज के जलसे का, या जो है यानी कि आज का जो एक सबसे बड़ा हाईलाइट था, वो आज जो गंडापुर ने किया है, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं केपी के, उन्होंने जो हरकत फरमाई है वो आज पूरी तरह से एक ख़ुद वो बने हुए थे गुल्लू भट्ट। और आपने देखा होगा, बल्कि सब ने देखा होगा कि कैमरे की आंख ने महफूज किया कि किस तरह उन्होंने एक जो ट्रक है उसकी स्क्रीन पे क्लैशनकोफ मारी और उसका स्क्रीन तोड़ दी। अब ये वाले मामला जो है ये लास्ट टाइम गुल्लू भट्ट से मंसूब थे। जब मॉडल टाउन वाला वाक़या हुआ था वो गुल्लू भट्ट था लाहौर का, और उसने इस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़े थे। पंजाब में गुल्लू भट्ट जो है चीफ़ मिनिस्टर नहीं बन सका, लेकिन केपी वाले जो है ना उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर जो है वो गुल्लू भट्ट टाइप बंदे को बना दिया है। अब ये है कि हो सकता है कि उनको अगर पहले पता चल जाता तो ना बनाते। अब जो है गंडापुर ने ये बाद में जो हरकत अभी की है, अगर इससे पहले करते तो शायद चीफ़ मिनिस्टर ना बनते। लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही चीज़ें सेल करती हैं, यानी कि अदरवाइज़ आपको डिलीवर करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह की कोई बोंगियाँ चार मारेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, आप टिकटॉकर अच्छे बन जाएंगे, लोग कहेंगे कि यार मर्दा बच्चा निकला है, ठीक है, काम करता है या नहीं वो तो एक अलग बात है, मर्द का बच्चा है। तो जो है ना गुल्लू भट्ट जो है यानी कि उसने आज डेस्परेशन में जब कोई और बात नहीं निकली ना, वो उधर जलसे में आकर उन्होंने कुछ किया और उन्होंने कहा जी कि मैं कल को बयान जारी करांगा, और मैं जनाब भाई लाहौर पहुंच गया, मेरा ये नहीं कि ये जो है ना बता दिया जाए, और उधर जो है वो इन्होंने शीशे तोड़ते रहे हैं। तो एनीवे आज जो है जलसा को वो मज़ा नहीं आया। बाय द वे मुझे तवक्कुआत थी, मुझे ये पता था कि इनका जलसा को इतना सुकून से इन्होंने होने नहीं देना, लेकिन जिस तरीके से लोग सुकून के साथ आज बैठे रहे हैं घरों में, उसकी मुझे इतनी तवक्को नहीं थी। यही है कि जो फिर जो सोशल मीडिया वॉरियर थे उन्होंने कोई पुरानी तस्वीरें को फेक न्यूज़, कोई पुराने जलसों की तस्वीर जो हैं वो उठा उठा के आपने एक दूसरे को खुश करने की कोशिश की, और फिर लोग जो हैं उनको बताते रहे ये कोड़े हुआ पुरानी तस्वीरें जो है वो ना लाओ, ठीक है। तो आज जो है यानी कि ओवरऑल कोई वो मज़ा नहीं आया। अब जो है यानी कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक हलचल सी मच रही है जब से आपको पता है कि जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट हुई, जो जजेज़ हैं जो कि कमेटी का हिस्सा होंगे उनमें थोड़ी सी तब्दीली आई कि एक तो चीफ़ जस्टिस होंगे, दूसरे सीनियर मोस्ट जज होंगे, और तीसरा जो है वो जिसको चीफ़ जस्टिस चाहेगा, तो उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को रख लिया उधर। और उसके बाद जो है कल ख़बरें चलती रहीं कि जनाब वो 8 जज बैठ गए जो है, आज कोई खैर नहीं जे, आज जो है यानी कि काम ख़राब होए, ठीक है, और यानी कि हमारे व्लॉग चलें, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया ये भी तो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पे चलता है। तो वो लेकिन जो है ना वो ख़बरें बाद में पता चला कि वो झूठी ख़बरें थी। मसलन ये है कि ये ख़बर चली कि जो फ़लाँ जज है उनके घर पे कोई सारे जज बैठे हुए हैं, कोई 8 जज बैठे हुए हैं। फिर पता चला जी वो फ़लाँ जज जो हैं वो बेसिकली जस्टिस आयशा मलिक की बात हो रही थी, बाद में पता चला जी वो तो लाहौर ही ने, ठीक है। फिर जो आया जी कि वो एक और जज थे, उन्होंने अपने घर में कोई डिनर किया हुआ है, उधर बुलाए हुए हैं। वो बाद में पता चला कि ये डिनर जो है ये भी कोई पहले का प्लान था जिसमें उन्होंने जो बाकी जजेस को भी बुलाया हुआ था। अब यह है कि आज जो है यानी कि आज की जो और एक और जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने पार्लियामेंट को जवाब दे दिया।
उन्होंने कल कोई केस और सुन रहे सन और गल्लां जिहड़ियां ने पार्लीमेंट नूं सुना रहे सन। केस जो है वो कोई इनकम टैक्स के हवाले से था, कोई लॉ का था कि जो कि एक 2019 के हवाले से कोई मामला था और कोई लेट से कि 2021 के हवाले से था या 22 के, इस तरह से था। लेकिन जो अभी जो लास्ट वाला बजट पास हुआ है तो जो उसमें फ़ाइनांस बिल था उसमें उसका इतलाक़ जो है वो बैक डेट से कर दिया गया। तो फैसला वो केस वो सुन रहे थे और उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट जो है वो कोई ना आने वाले टाइम के लिए और ना गुजरे हुए वक्त के लिए लॉ ऐसे बना सकती हैं कि जिसमें फ़ंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यूज़र्प हों। तो अब ये है कि वो तब से ये बहस चल रही है कि क्या इसका इशारा उनका जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके हवाले से था या किसी और तरफ से था। अब मखसूस नशिस्तों वाले केस के हवाले से इसलिए बात होती है कि यानी कि उसमें जो एक जो उन्होंने कोई जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया उसके हवाले से बात होती है। तो अब जो है ये वो चीज़ तो इसमें जो कि जो अभी का जो आज की उनकी हरकत थी या यानी कि उनका जो एक ऑब्जर्वेशन थी क्या उसका इशारा उस तरफ है। लेकिन उसके जवाब में ये कहा जाता है जी कि एक और 5 रुकनी बेंच है, उसने जो पहले फ़ैसला किया हुआ है उसने ये अलाउ किया हुआ है कि पार्लियामेंट बैक डेट से बना सकती है। और उसकी एक एग्जांपल जो है वो हमारा नैब का आर्डीनेंस भी है कि नैब का आर्डीनेंस जो है उसका इतलाक़ वो बना तो था कि 2002 में और बाद में उसको वो मुशर्रफ के टाइम पर बना था, लेकिन बाद में आके उसको 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने उसको वैलिडेट भी किया। तो लेकिन उसका इतलाक़ जो है वो 1985 से ही चलता आ रहा है, यानी कि वो बैक डेट से हो रहा है। तो यानी कि हालांकि उसमें भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लोग जो हैं यानी कि उनके राइट्स तो आते हैं उसमें। यानी कि अब ये है कि एक तो ये बात चल रही थी और दूसरा आज जो काजी फ़ायज़ ईसा जो है उन्होंने भी अपनी एक और गेम कर दी। उन्होंने रजिस्ट्रार से सवाल पूछा कि यार है मैं पढ़े है क्या कितने कोई इन्होंने कोई एक वज़ाती फ़ैसला जारी किया, ये कौन सा वज़ाती फ़ैसला है। और दूसरा इसमें क्या इन्होंने कोई इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, कोई इन्होंने कोई काज लिस्ट बनाई थी, इन्होंने कोई पीटीआई को नोटिस जारी किया था और ये कौन से कोर्ट रूम में हुआ है। ये तो कोई ना कोई ये कोई पहला अपनी नौयत का फ़ैसला है कि जिसमें कोई जजेस बैठी नहीं हैं, किसी को नोटिस भी नहीं भेजा और करूँ जो है तो फैसला जारी कर देता है। तो ये कौन सा फ़ैसला, ज़रा मुझे इसके बारे में आगाह करें। अब ये है कि जो है ना उधर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक जैसे होते हैं ना कि एक तलवार देना तलवार टकराई पई है इस टाइम। तो ओवरऑल सूरत हाल जो है वो उधर भी एक टकराव की तरफ चल रही है, जिसमें कई लोग बड़ी कोशिश भी कर रहे थे और उनकी कोशिशों का इसमें बड़ा अमल दखल भी है कि ये जो है ये दिन आना चाहिए, वो जो है दिन आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये था, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई इधर जो है ये कोई बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। लेट्स सी कि क्या होता है उसमें, देखते हैं कि अगर जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले हो जाता है या कि उसके बाद होता है। मुझे लग रहा है कि वैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा के होते होते आ जानी है, ये लग रहा है, अंदाज़ा है मेरा, बाकी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं है। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है यानी कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि जो जनरल फैसल नसीर हैं, जो मेजर जनरल हैं, जो डीजीसी हैं, उनका और जनरल फैज़ का आपस में क्या ताल्लुक है। एक तो इनमें कई लिहाज से ताल्लुक से ज़्यादा अगर आप कह लें कि इनकी कई यानी कि जो है ना इनमें मुमासलस या इनको जो चैलेंजेस जो आए हैं एक दूसरे से वो कितने मिलते जुलते हैं। एक तो हम पहले उनको देख लेते हैं। तो एक तो ये है कि दोनों डीजीसी रहे हैं, जो जनरल फैसल तो अभी भी डीजीसी हैं, जनरल फैज़ जो हैं वो जब आए थे तो डीजीसी थे। दूसरा ये है कि दोनों ये समझे जाते थे कि जैसे जो आईएसआई चीफ से ज़्यादा प्रोमिनेंट या जो है यानी कि जिनका ज़िक्र ज़्यादा होता था या ये कह लें कि किसी लिहाज से कंट्रोवर्शियल, ये दोनों जो है यानी कि अपने टाइम पर जनरल फैज़ जो है उनका भी जिक्र ज़्यादा होता था। आपको पता है कि उस टाइम जनरल नवीद मुख्तार जो हैं वो डीजी आईएसआई थे। जनरल नवीद मुख्तार जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ के रिश्तेदार भी बनते थे, इस सेंस में कि वो चौधरी मुनीर जो कि मरियम नवाज़ की समधी हैं उनके आगे कोई अजीज़ हैं उधर से, वो उस टाइम डीजी आईएसआई थे। उनका कभी जिक्र ही नहीं हमने सुना। वो इतना कोई शरीफ नफ्स आदमी था। लेकिन साथ के लोग ये भी सवाल करते हैं कि बहुत सारे काम में अप्रूवल जो है वो डीजीसी की आईएसआई चीफ से लेनी होती है। तो जो काम वो कर रहे थे अगर वो नून लीग गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे तो जनरल नवीद जो है उनका उसमें क्या रोल था। लेकिन ये है कि उस टाइम जो है जनरल फैज़ जो है वो काफ़ी जो है ना एक तगड़े किस्म के डीजीसी समझे जाते थे, बड़े मुतनाज़ा भी थे। जिस तरह जनरल फैसल जो है इनके हवाले से भी इसी तरह बातें चलती रहती हैं। अच्छा, इनका एक तलक ये भी है कि ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते कि जो जनरल फैसल हैं जब इन्होंने प्रमोट होना था तो इनकी प्रमोशन को रुकवाने में या उसको डेफर कराने में जो जनरल फैज़ हैं इनका बड़ा एक रोल भी था। तो एक तो इस हवाले से भी हो गया। तीसरा ये है कि जो उस टाइम जो पीटीआई को लाने में
जनरल फैज़ का एक बड़ा कलीदी किरदार समझा जाता था। अब जो है पीटीआई को पिछे नूं धक्का लाने जड़ा यानी कि वो जनरल फैसल के हवाले से जो है लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं जी कि वो कर रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो अक्सर उनको अपनी तनकीद का निशाना भी बनाते थे। लेकिन जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो उनमें मुमासलत है वो इससे भी हट कर है, और वो बड़ी स्ट्रेंज सी है। आपने सुना होगा कि अभी जो जनरल फैसल नसीर है उनके हवाले से बातें चलीं कि जनरल फैसल जो हैं उन पे यानी कि उन पर कि उनको कोई किसी बीमारी का शिकार हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि वो चल भी नहीं सकते, कुछ कह रहे थे जी कि वो बीमार हो गए हैं और उनको मल्टीपल इम्प्लिकेशंस हैं और वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से कोई 2-3 दिन जो है वो सोशल मीडिया चलता रहा जी कि इस तरह की बातें चल रही हैं और वो किसी एक मूजी मर्ज़ का शिकार हैं। पता नहीं कौन सी मूजी मर्ज़ जो है लोगों ने अपनी अपनी जिसकी जो इमेजिनेशन थी वो थी। बाद में पता चला जी कि वो कोई एक हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने वो बात जो फैलाई है, उनके पता नहीं कोई सोर्स जो हैं उन्होंने ख्वाब देखा या क्या देखा, लेकिन यह है कि उन्होंने ये बात चलाई कि ऐसा हुआ है। उसके बाद जो है उनको फिर आईएसए वालों की तरफ से जवाब भी आ गया कि जनाब बंदे दे पुत्र बनो, ये तरीका ठीक नहीं है, यानी कि आप जो है इसकी क्लैरिफिकेशन चलाएं। उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन भी चला दी और बताया जी कि उनकी तरफ से जवाब आया और हम जो है यानी कि पाबंद हैं। अच्छा, ये वैसे एक कॉमन सेंस की बात है, यानी कि जिस तरह की बातें चली थी ना, एक मैं अपने जो जर्नलिस्ट दोस्तों से बात करता हूँ और मैं ये सबसे पहले करता हूँ कि किसी से भी गलती हो सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है और होती भी है। लेकिन यह है कि जितनी बड़ी आपको या जितनी स्ट्रेंज किस्म की खबर लगती है ना उसके बारे में उतना डबल चेक किया करें। एनीवे, खैर उनको वजाहत जारी करनी पड़ी। अब जो वो जर्नलिस्ट हैं यानी कि एक तो उन्होंने वजाहत जारी कर दी, इससे पहले जनरल फैज़ जो हैं उनके साथ भी कुछ इस तरह का वाक़या हुआ। जनरल फैज़ जो हैं वो जब डीजीआई थे और उस टाइम एक दफ़ा उनका ऑपरेशन हुआ, वो कुछ देर जो है वो हॉस्पिटलाइज रहे और उनके बारे में एक ख़बर चली कि जनरल फैज़ जो है उनको गोली लगी है और गोली जो है उनकी वाइफ ने मारी है। अच्छा, कितनी अजीब खबर है, लेकिन यह है कि लोग जो है ना वो एक दूसरे को बताते हुए कि जनाब अंदर दी खबर है, मुझे अंदर उधर लोग बैठे हुए थे, मेरा जो दोस्त है ना वो उधर नर्सिंग केयर में लगा हुआ है, उसने मुझे बताई है। इस तरीके से जो है ना हर आदमी अपनी अपनी ज़ात में कोई इस तरह लगता है कि जैसे राज़ों का समंदर लिए फिरता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो चलती रहीं। मैं वैसे आज तक सोचता हूँ कि वो जिसने वो बात बनाई थी वो कैसे बनाई थी, लेकिन मैं अभी उसके अंजाम पे बात कर लूँ कि वो ख़बर जो है वो फिर किस तरह ब्रेक हुई। तो उस टाइम जो है वो ख़बर जो है हमारे एक काफ़ी जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने कोई उसको ब्रेक किया और जब उन्होंने इसका ज़िक्र किया, जब वो एक सरेआम उसका तज़किरा शुरू हुआ, उससे जो अफवाह फैली थी कोई तकरीबन मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले फैली थी। अब जब उन्होंने किया तो उसके बाद फिर जनरल फैज़ भी डीजीआई थे और उनकी तरफ से एक इम्पैक्ट भी आना था और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हिलना उलना शुरू हो गई। अब यह है कि जो वो जर्नलिस्ट हैं उनको भी हीट फील होना शुरू हो गई कि यार ज़्यादती हो गई है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कई लोगों ने उनको बताया भी कि जनाब ये ख़बर जो है वो गलत थी, आपको चेक कर लेनी चाहिए थी। इधर जो है जर्नैलों के बारे में कोई जो सही खबर है वो नहीं चलाई जाती, तो आपको गलत खबर दे के तो इतने डले से चला रहे हैं, तो ये तो आप बिल्कुल ही एक फ़िदाई हमला आपने कर दिया है। लेकिन यह है कि उसके बाद वो किसी तरह को सिफारिश करके तो फिर जो है जनरल फैज़ के आस्थाने पर पहुँचे और कोई साथ जो है कोई 2-3 और लोग भी लेकर गए। और अब जो है यानी कि मैं आपको जो आई विटनेस अकाउंट सुना रहा हूँ वो सुना रहा हूँ। फिर ये हुआ कि उधर जो है ये तय हुआ जी कि जनरल फैज़ जो हैं उन्होंने कहा जी कि जो एक गुफ्तगू का उन्होंने रूल्स रखे वो ये थे कि ये चीज़ आज देख लेते हैं कि जो भी गलत हुआ, हम अगर आप मुझे गलत साबित कर लें तो मैं आपसे माजरत कर लूँगा, अगर मैंने आपको गलत साबित किया तो आपने माजरत करनी है। अब इस केस में जो जनरल फैज़ है वो गलत नहीं थे, उन्होंने एक एफ़आईआर निकाली और वो एफ़आईआर वो जब मेजर थे तो उस टाइम की थी। उन्होंने कहा कि ये गोली मुझे लगी थी, मैं उस टाइम कराची में पोस्टेड था और मैं कहीं सफ़र कर रहा था या कहीं उधर मार्केट में था और कोई जो है कोई ऐसा था कि जिसमें कोई डकैत जो हैं वो कहीं आए या कोई स्ट्रीट क्राइम वाले, और जो आगे बंदा मुज़ामत कर रहा था इन्होंने उसको छुड़ाने की कोशिश की या ये उस मुज़ामती अमल में शामिल हुए जिस पे उन्होंने इन पर फायर किया। और जिस बंदे ने यानी कि जिसके साथ उनका मसला चल रहा था वो डाकुओं का, उसने एफ़आईआर कराई और उसमें उसने ज़िक्र किया कि मेरे साथ जो है बंदा मुझे छुड़ाने के लिए आया तो उसको गोली लगी। तो वो गोली जो है वो जनरल फैज़ को इस तरीके से लगी थी, वो उनकी बेगम ने गोली नहीं मारी थी। और फिर हुआ ये कि वो गोली इनके कहीं वाइटल आर्गन के पास थी और जो डॉक्टर साहबान हैं वो उनको उस टाइम से कहते थे कि आप गोली निकलवा दें,
ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह को सुस्ती होती है तो आप नहीं निकलवाते। तो उन्होंने वो गोली नहीं निकलवाई। अब जब वो डीजी बन गए तो इस दौरान एक दफ़ा वो खेल रहे थे और खेलते खेलते गिर गए, और बाद में जब उनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो पता चला कि वही गोली का मसला है। और वो जो है, यानी कि उन्होंने जब बताई और उन्होंने कहा जी कि मेरे बारे में जो भी बातें फैलाई जा रही हैं ये सब झूठी हैं। उसके बाद जो है उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा जी कि फिर जो है कोई एक माफ़ीनामा भी लिखा गया, वो जो कहीं पब्लिक भी हो गया माफ़ीनामा के, जिसमें वो माफ़ी मांग कर आए जी कि ये गलत था, और वो गलत था। ठीक है, अब ये है कि इस तरह की जो बातें ना, इसमें हमारे लिए एक सबक भी होता है कि ये, मैं तो इस चीज़ से समझता हूँ कि आप जो है, यानी कि कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, ख़बर को आप रोकें ना, लेकिन आप वेरीफाई उसको उतना करें। ठीक है, यानी कि और जितनी कोई चीज़ अनहोनी लगे कि किसी एक सर्विंग जर्नल और आई से चीफ हो और उसकी बेगम जो है वो गोली मार दे, और आप बिल्कुल इसी पे इसी तरह यकीन कर लें। बात एक है कि मैं तो यह जिक्र किया था, ये अफवाह फैली भाई, जितना आपका बड़ा मुंह होता है ना, उतना ज़्यादा फिर आपको अपने ज़ुबान पर भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात दूर दूर तक जाती है और लोग भी, आप संजीदगी से बात कर रहे हैं यानी लोग आपको संजीदा लेते हैं। तो ये जो है, यानी कि मैं देख रहा था, यानी मेरे जहन में आ रहा था कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के, दे आर अ काइंड ऑफ पोल्स अपार्ट, कि जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, जनरल फैसल और जो जनरल फैज़ हैं। लेकिन इनमें कई इक़दार जो है मुश्तरक हैं, या बल्कि जो कोई डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से जो इनके जो बातें चली वो भी यानी कि दोनों के ख़िलाफ़ चली। अभी जो एक और एक मुमासलत है वो मैं नहीं चाहता कि मैं बता दूँ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।